नमस्कार, क्या हाल चाल है? माफ़ी चाहूँगा 5 मिनट बोलकर मैंने आपके अ, 5-6 मिनट और ले लिए। लेट ही हो गया एक तरह से। तो हमने कक्षा आज लेनी है 44 और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बेटा होने वाली है। राधे राधे मीनाक्षी जी और मनजीत कौर जी, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग बेटा सबको। शुरू करेंगे, जल्दी से समेटेंगे और इसको हम देखें तो कल हमारा जगमोहन सिंह करेंगे, कल कवि भारतेंदु युग का जो रहेगा, और आज हम अंबिका दत्त व्यास के बारे में पढ़ेंगे, भारतेंदु युग की कुछ प्रवृत्तियों, द्विवेदी युग का थोड़ा सा पाठ पढ़ लेंगे। लेकिन जो दो कवि रह गए हैं, जगमोहन सिंह की बात करें या फिर अंबिका दत्त तो आज करवा लेना, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी, तो बेटा जी हम कल पढ़ लेंगे। भारतेंदु युग अभी हम जो है करने वाले हैं, ठीक है, भारतेंदु युग, और साथ में द्विवेदी युग का भी मैं थोड़ा सा अभी आज के इस वीडियो में करवाऊंगा बेटा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास भारतेंदु युग की विशेषताएं होंगी सबसे पहले। ओके जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सबका बेटा, सब बढ़िया। अच्छा, तो मैं शुरू करूंगा विशेषताओं से, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड से बोलूंगा, तो स्पीड से जब मैं बोलूंगा तो आप लोगों ने हर एक चीज़ अच्छे से करनी है। 30-32 प्रश्न होंगे और संधि से भी प्रश्न होंगे जो हमने शाम को किया था, ठीक है। तो मैं स्पीड बनाकर बोलूंगा। तो क्या है भावगत विशेषताएं, आप देख लीजिए कि भारतेंदु युग की क्या क्या रही है। सबसे पहले विशेषता आती है अंतर विरोधों का साहित्य। देखिए अंतर विरोधों का साहित्य जो है, हम अंतर विरोधी मूल्यों की बात करते हैं कि एक तो अंतर विरोध जो होता है, ये एक द्वंद्व होता है बेटा। क्या होता है? द्वंद्व होता है। अभी द्वंद्व क्या है? तो द्वंद्व होता है बेटा जी एक कश्मकश कि करना क्या है। करनी और कहनी और कथनी में जब अंतर आ जाए उसको बोलते हैं द्वंद्व, कि उलझन है, कश्मकश है। अब ये कश्मकश समाज में थी, समाज के भीतर से ही काव्य की उत्पत्ति होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। अभी कश्मकश क्या चल रही थी? कवियों को पता नहीं चल रहा था कि अंग्रेजों की संस्कृति की प्रशंसा करें या फिर उनका विरोध करें। तो दो मूल्य हमारे पास आ गए, द्वंद्व आ गया, उलझन आ गई कि समर्थन करें अंग्रेजों का या फिर अंग्रेजों से भाई टक्कर लें। तो ये तनाव जो है बहुत बुरा था। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो है यहाँ देखने को मिलती है, जब तनाव की कविता में कई स्तरों पर व्यक्त होता है, यानी राज भक्ति बनाम राज विरोध, ठीक है। एक तो राजभक्ति की जा रही थी, अगर आप देखोगे प्रताप नारायण मिश्र हो, अंबिका दत्त व्यास हो, और अपने भारतेंदु, खास तौर पर भारतेंदु की कुछ पंक्तियां राज विरोध हैं, यानी उस समय की सत्ता के विरोध में है। अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब बारी, पै धन विदेश चली जात जहती खुबारी। ये पंक्ति में वो बता रहे हैं कि भारत देश का जो धन है वो बाहर जा रहा है, अंग्रेज उसको लूट के ले जा रहे हैं। और दूसरी ही ओर वो उनके जो लीडर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, चाहे वो रानी विक्टोरिया के आने पर कविताएं लिख रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था कि इनका पक्ष क्या है, कि इनकी ये किस बात की ओर समर्थन करना चाह रहे हैं। तो राजभक्ति भी देखने को मिलती है भारतेंदु युग के समस्त कवियों में, और साथ में उसी सत्ता से विरोध लेना भी वो कह रहे थे। आगे देखिए राजभक्ति बनाम राष्ट्र भक्ति, तो ये हमें एक ही बात होगी। आगे देखिए भक्ति श्रृंगार बनाम, यानी एक तरह से देखिए भक्ति श्रृंगार, यानी कि जो कविता है वो क्या होनी चाहिए। भक्ति श्रृंगार यानी श्रृंगारिक भक्ति, यानी राधा कृष्ण का प्रेम हो, चाहे वो राम सिया की भक्ति हो, तो ये होनी चाहिए। या फिर आम लोगों की समस्याओं को उजागर किया जाए। आम लोगों की क्या समस्या थी? सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, इस तरह की बहुत ही जो समाज बिखरा हुआ था उसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए था कवियों को। या फिर एक ही तरह की वो रीतिकाल से, भक्ति काल से जो चली आ रही परंपरा उसको अपनाए। तो ये भी एक कश थी। आगे देखिए एक और हमारे अंतर विरोध मिलता है, द्वंद्व मिलता है, वो है ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली, कि ब्रज भाषा काव्य का विषय होना चाहिए या फिर खड़ी बोली में काव्य लिखना चाहिए। ये बहुत बड़ा उसमें का एक द्वंद्व था। तो ज्यादातर आप देखोगे कि भारतेंदु की जो 90 से ज्यादा प्रतिशत जो कविताएं हैं वह ब्रज में हैं, लेकिन द्विवेदी युग आते आते यह कविताएं किस में होने लग पड़ी थी? तो खड़ी बोली में होने लग पड़ी थी, ठीक है। तो ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली की, हाँ खड़ी बोली में कविताएं लिखें, ब्रज में रखें, तो ये एक द्वंद्व यहाँ भी देखने को मिलता है। इसलिए अंतर विरोधों का साहित्य इसको कहा गया, कि विरोध चल रहे थे, कश्मकश चल रही थी दिमाग में। आगे देखिए राजभक्ति राष्ट्रभक्ति, तो एक मैंने ये अलग से ही पॉइंट समझाने के लिए लिख दिया है, और ये तो हमने ऊपर वाले पॉइंट में ही पढ़ लिया है ना। जी गुड इवनिंग सबको।
तो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति को हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, भारतेंदु युग के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के क्या थे? भाव थे ना। बिल्कुल, भारतेंदु युग के जो आरंभ के जो कवि थे वह अंग्रेज सरकार की राजभक्ति खूब किया करते थे। उनमें से भारतेंदु खुद आते हैं भाई। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में साम्राज्यवादी सरकार स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके। यानी उस समय के जो कवि हैं भारतेंदु युग के, वह उस समय अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी क्या होती है? विस्तार करना अपने, यानी राज्य करने के लिए लोगों को आपस में लड़ा देना कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन असली मुद्दों से कोसों दूर। ठीक है, तो सरकार जो थी वो राज्य यानी शासन करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए ही वो काम कर रही थी, ना कि लोगों के भलाई के लिए काम कर रही। तो ये भलाई के लिए काम नहीं कर रही हैं सरकारें, बस ये समझ ना सके उस समय के कवि। ठीक है, तो इसलिए राजभक्ति देखने को मिलती है कवियों के द्वारा सत्ता की। आगे देखिए, यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ ना सके। कौन नहीं समझ सके? उस समय के कवि। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए, परंतु ऐसा करने के पीछे उनकी सदिच्छा नहीं थी। कुछ सुधार जरूर उन्होंने करने का प्रयास किया, चाहे वो सती प्रथा को नष्ट करना हो, बाल विधवा को अनुमति देना हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की है, लेकिन जो लोक भलाई का कार्य था, ठीक है, कि लोगों का जीवन स्तर है ना, पढ़ाते लिखाते, गरीब लोगों को कहाँ पढ़ाते थे लोग? जो अमीर थे, जो स्वर्ण श्रेणी के थे, उस वक्त उन्हीं को ही पढ़ने का हक था। और अगर अंग्रेज चाहते तो सभी को पढ़ाते ना। ठीक है, इस तरह से मैं कह रहा हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं थे काम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर सकते थे। लेकिन उनका तो सिर्फ यही था कि देश को जितना लूट सके लूट लेते। आगे देखिए, इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट न हो सका। यानी कि अगर हम भारतेंदु युग की बात करें तो कश्मकश बनी रही कि क्या करना चाहिए, राजभक्ति करनी चाहिए या सत्ता का विरोध करना चाहिए। ये कश्मकश जो है लगातार बनी रही, और ब्रिटिश सरकार का क्या रूप है वास्तविकता में, जी कोई कवि तय नहीं कर पाया। इसीलिए इस युग में जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भी भाव मिलते हैं। और ये वाली पंक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और अंबिका दत्त व्यास की पंक्ति है, कविता है, जो समस्या पूर्ति के लिए कि क्या किया जाना चाहिए, समस्या पूर्ति में भी ये कविता, ये पंक्ति गाई जाती है कि हाँ उस समय देश में उस समय अंग्रेजों का स्वागत होना चाहिए या फिर उनका विरोध होना चाहिए। तो ये पंक्ति एक तरह से थी कि हाँ विक्टोरिया रानी है, वो पूरे देश का देख रही है, भाग दौड़ देख रही है, वो नियम बना रही है हमारे देश के लिए। तो ये सब अच्छा लग रहा था उस वक्त। तो ये वाली पंक्ति आप पढ़िए, पूरी अम्मी की कटोरिया सी चर्जियो सदा विक्टोरिया रानी। कि विक्टोरिया रानी ऐसी है कि जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए कटोरी भर अन्न देती है, अनाज देती है, जो बोले कि कटोरी पूरी सब्जी से भर देती है खाने के लिए, वैसे ही विक्टोरिया रानी जो है हमारे लिए काम कर रही है, इसलिए वो जिए सदा के लिए, चिरजीवी रहे। तो ये थोड़ी सी उसमें राजभक्ति से संबंधित ये पंक्ति है। देखो, एक तरफ राजभक्ति हो रही थी और दूसरी तरफ भारतेंदु लिख रहे थे, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात यह अति खुबारी, याद एह अति खुबारी। तो मतलब भारतेंदु ने सीधा साबित कर दिया कि भाई ये हमारा भलाई करने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश का अन्न लूटने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से ये पंक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा से है, नाटक से। अगर गलत होगा तो टोक दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला देखिए ना आप, कि जरूरी नहीं है कि अंबिका दत्त व्यास ने ही राजभक्ति की हो। आप एक बार भारतेंदु की कविताओं को देख लीजिएगा। पिछले कल तो नहीं क्लास हो पाई, लेकिन हाँ संडे वाले दिन जो क्लास हुई है अपने, हाँ सोमवार को, नहीं मंगलवार को जो क्लास हुई बेटा, उसमें आप देखिए कि बहुत सारी 11-12 कविताएं मैंने ऐसी बता दी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो महज ये बताती हैं कि भाई राजभक्ति खूब मैं कर रहा हूं, है ना। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थितियों से उभरने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने को विवश हैं। और ये रही स्थिति उस समय के कवियों की, वो सत्ता का भी गुणगान कर रही थी और सत्ता के विरोध में भी थी, ठीक है। आगे देखिए ये पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक से, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रोबहू सब मिली के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, भारत दुर्दशा नाटक से। चलिए आगे चलते हैं, श्रृंगारिकता की चेतना। ये भी एक भारतेंदु युग की बहुत बड़ी विशेषता है। हालांकि विशेषताएं मैंने पिछले से पिछले कल जरूर आपको सभी बता दी थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। श्रृंगारिकता की चेतना हमें भारतेंदु युग में बहुत अच्छे से मिलती है। इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह
छोड़ा नहीं जा सका। यानी कि इस काल के कवियों ने जो रीति काल की प्रवृत्ति रही है सबसे बड़ी, वो है श्रृंगारिकता, उसको जारी रखा। ठीक है, कहीं कहीं शुद्ध श्रृंगार के भी यहाँ पर उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। समस्या पूर्ति, समस्या पूर्ति के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, जैसे कि कविता वर्धनी सभा भारतेंदु द्वारा 1873 में बनाई गई। ठीक है, रसिक समाज भी बनाया गया और ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जहां कवियों की गोष्ठियां होती थी, सेमिनार वगैरह होते थे, कवि आते थे, अपना पक्ष रखते थे। ठीक है, और नए कवियों को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता था। सामाजिक समस्याओं का चित्रण जो है, ठीक है, इसमें किया जाता था। राजनीतिक समस्याओं का भी इसमें बात होती थी कि अंग्रेज आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, या फिर हमें उनकी राजभक्ति करनी चाहिए, या फिर उनका विरोध करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें, समस्याएं जो तत्कालीन रही हैं। ठीक है, तो जो भी समस्याएं हुआ करती थी, समस्या पूर्ति ये सबसे बड़ी विशेषता है भारतेंदु युग की। तो इसीलिए इन सभाओं का निर्माण किया गया। इस युग का काव्य जन जीवन से जुड़ा है। नारी शिक्षा, विधवा समाज, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि अवश्य गई है। इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों की और चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की। और आप देखिए ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की, कहीं कहीं प्रेम घन ने भी इस तरह की पंक्तियां लिखी हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र की है, देखिए तो प्रताप नारायण मिश्र क्या कह रहे हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, इसका कलेजा नहीं फटता है, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। जब कोई बाल छोटी लड़की जब विधवा हो जाती है, तो पहले तो छोटे बच्चों का शादी हो जाती थी ना, तो उसके बाद उस लड़की को पूरी जिंदगी ऐसे अकेले ही रहना पड़ता था और दुनिया भर के ताने उसको सुनने पड़ते थे। तो ये विपत्ति जो है कौन सुन सकता है उसकी। ठीक है, तो ये बाल विधवा के ऊपर लिखी उनकी पंक्तियां, जो कि समस्या पूर्ति का ही एक निवारण है। ठीक है, आगे